बुक निकालिए और सब और यस लोग आ सर। जाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हुई ऋचा यादव, ये नाम से कौन है? सर यथार्थ यादव। यथार्थ तुम्हारा तो नाम लिखा था। अच्छा बेटा, ये अपूर्व है, डेविल प्लेयर है ना? यस सर। तुम लोग का ऐसे तुम लोग को अटेंडेंस लगाना मुश्किल हो जाता है। ये देखो देश है, ये पेगासस, इनको अपना नाम नहीं मालूम। ऐसे कैसे अटेंडेंस लगेगी तुम लोगों को? तो 2 मिनट ऐसे निकलेगा हम लोग का अटेंडेंस नहीं। हम लोग उस दिन पढ़े थे बेटा स्मृतियों के पन्नों से, पेज नंबर 30, ये था ना? हम लोगों ने अभी समर ब्रेक के बाद क्लास स्टार्ट हुई थी, तो हम लोगों ने उस दिन यस सर। स्मृतियों के पन्नों से चैप्टर पढ़ा था, है ना? जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के एक बहुत विख्यात कवि थे, हालांकि वो कवि, पत्रकार और लेखक सब कुछ थे, है ना? सुब्रमण्यम भारती, और उनकी सबसे छोटी पुत्री है शकुंतला भारती, है ना? हेलो हेलो, यस सर। यस सर। कैन यू हियर मी? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब जो लोग भी आएंगे ना, जुड़ते जाएंगे। एक सेकंड में एक बार आप लोगों का नाम बोल देता हूँ। स्पर्श, हाँ सॉरी, स्पर्श, यथार्थ, अपूर्व, ये दिनेश कुमार नाम से कौन है बेटा? सर सचिन। कौन है? सर सचिन। सचित, ओके। और देश, बस इतने लोग हैं ना? सर हर्ष। हाँ हर्ष को नहीं बोला? हाँ बस नहीं इतने सर। लोग हैं बेटा, ठीक है। ओके, आवाज नहीं बेटा, आप कोई बोलेगा नहीं। देखो पहले तो हमने जो पढ़ाया था उसको मैं 2 मिनट में पहले से फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ एक बार, है ना? और लास्ट के 2 मिनट हम लोग बात करेंगे। आप जितने लोगों का हॉलीडे होमवर्क नहीं आया है, अगर हॉलीडे होमवर्क आप नहीं भेजेंगे, 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ मैं, क्योंकि 3 दिन मेरी क्लासेस चलेंगी हिंदी की। आज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे लास्ट होगा, उस दिन हम जो है आपका इंटरनल मार्क्स फिल कर देंगे, फिर आप लोगों का लॉस होगा बेटा, है ना? जिसका नहीं आया है सभी लोग उसको सेंड कर दें मुझे। ओके, नाउ विल स्टार्ट। मैं फिर से आपको 2 मिनट में रिवाइज कराता हूँ शकुंतला भारती जी के बारे में, जो कि तमिल के बहुत बड़े महाकवि श्री सुब्रमण्यम भारती जी की सबसे छोटी पुत्री हैं। और इनकी विशेषता यह है कि ये रेखा चित्र और संस्मरण दोनों विधा लिखने में बड़ी ही सिद्धहस्त हैं, है ना? और अपने पिता श्री सुब्रमण्य भारती जी की मृत्यु के पश्चात उनके व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं को प्रकाश में लाने का सबसे अधिक श्रेय शकुंतला भारती जी को ही है, जिन्होंने कि अपने बड़े भाई सी विश्वनाथन के साथ मिल करके अपने पिता के द्वारा हिंदी साहित्य में किए गए योगदान को संसार के सम्मुख रखा। और इस प्रकार से इनके पिताजी, जो स्वयं एक क्रांतिकारी थे, महान पत्रकार थे, कवि थे तथा लेखक थे, उनके बारे में देश दुनिया के लोग और अधिक परिचित हो सके, उनकी रचनाओं के बारे में जान सके। तो हमने आपको पहले बताया था, जैसा चैप्टर का नाम है स्मृतियों के पन्नों से, है ना? अब हम लोग जो है शकुंतला भारती जी के द्वारा लिखे गए, हमने उसी दिन बताया था स्मृति का अर्थ होता है यादें, है ना? जब इन्होंने क्या किया, अपने पिताजी के बारे में एक छोटी सी कहानी उनके जीवन व्यक्तित्व को दर्शाते हुए लिखा है। तो चूंकि अपने पिताजी के बारे में जो भी बातें वो इनकी यादों में बसी हुई है, इसलिए उन्होंने इस टॉपिक का नाम रख दिया स्मृतियों के पन्नों से, मतलब यादों के पन्नों से बीती हुई बातें जो है, उनके जीवन की जो यादें हैं, उन याददाश्त से कुछ पलों को, कुछ क्षणों को इन्होंने जो है कविता में, अपनी जो है रचना में एक जो है कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है।
ठीक है, अब हम इस कहानी के बारे में समराइज आपको कर दें 2-4 लाइनों में। तो अगर हम यह बात बताएं तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि भारत की विभिन्न भाषाओं के कवियों ने अपनी रचनाओं से भारतीय जनता में देशभक्ति और बलिदान की अभूतपूर्व भावना जागृत की थी। किस समय की बात है? जब भारत स्वतंत्रता के लिए कठोर संघर्ष कर रहा था और उनकी रचनाओं से, उनकी कविताओं से, उनकी भाषण से, है ना, उनकी कहानियों से लोगों में एक नया प्रकार का जोश आता था, एक नई प्रकार की ऊर्जा आती थी, एक नया देशभक्ति का जो गुण है वो मानो उन्हें झकझोर देता था अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, अपना सर्वोच्च बलिदान कर देने के लिए। सर्वोच्च का मतलब क्या होता है बेटा, बताएंगे आप? आपके पास सबसे बड़ा चीज क्या है? अपना प्राण, है ना? तो इसीलिए जब कोई अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना स्वयं का बलिदान, क्योंकि और भी जो चीजें होती है दुनिया में वह सब आप इसी शरीर के माध्यम से प्राप्त करते हैं, है ना? तो सबसे ऊंचा क्या हो गया? हमारा यह जीवन। इसीलिए मातृभूमि की रक्षा के लिए जो बलिदान देता है, जो लोग देखो 2 शब्द होते हैं, एक होती है शहीद, है ना? देखते हैं ना कि हमारे जो सैनिक होते हैं, आर्मी के हों, एयरफोर्स के हों, जो लोग सीमा पे लड़ते लड़ते अपने जो है बलिदान कर देते हैं, तो शहादत कहा जाता है, शहीद कहा जाता है। ये उर्दू शब्द है। हमको इसको हिंदी का जो सबसे शुद्ध शब्द होता है इसको बोलते हैं वीर गति। आप लोग महाभारत रामायण जो सीरियल आता तो उसको देखते रहे होंगे, तो उसमें इस शब्द का प्रयोग किया जाता होगा, वीर गति। वीर गति, गति का अर्थ अवस्था। वीर की सबसे अंतिम अवस्था ये होती है कि जब वो जो है मातृभूमि की रक्षा में अपना बलिदान कर देता है, अपने को, उसकी मृत्यु हो जाती है लड़ते लड़ते, उसको वीर गति बोलते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जब हम अपनी मातृभूमि की सेवा में, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर देते हैं, अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं मृत्यु के लिए भी, तो हम उसे सर्वोच्च बलिदान कहते हैं। तो कहने का मतलब कि इन कवियों की रचनाओं को, कवियों की कहानियों को, इनकी कविताओं को पढ़ करके जो जनमानस था, सामान्य लोग थे, विशेष करके जो युवा थे, जो आप जैसे बालक थे, उनके अंदर जो है असीम ऊर्जा का संचार होता था, देशभक्ति की ज्वाला दहकने लगती थी उनके अंदर, और वे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर देने के लिए तैयार हो जाते थे। तो इस प्रकार से जो है इस कहानी में जो है हमको उसी का थोड़ा सा पार्ट दिखेगा कि बलिदान करने की भावना, अभूतपूर्व भावना उनके अंदर जागृत होती थी और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से लोग भाग लेते थे। मैंने इस वर्ड को भी क्लियर किया था, सक्रिय और निष्क्रिय। एक निष्क्रिय होता है जो पार्टिसिपेट ही नहीं करता, एक सक्रिय होता है जो एक्टिव होकर के आगे आता है, और एक लोग होते हैं पैसिव फॉर्म में होते हैं। हमने बताया था ना जो बैकडोर से, है ना, वो सक्रिय रूप से नहीं, जो स्वयं युद्ध में आ जाए, शरीर जो भाग लेते हैं, है ना, कि स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी होते हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ लड़ते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन कर, जो जरूरत होती करते हैं। कुछ उनको बोलते हैं सक्रिय भागीदारी, और कुछ लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे से होते हैं, जैसे अपनी कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, कोई सीरियल बना करके, है ना, या लोगों के बीच में आकर के उन लोगों के बीच में जहां पे है वहीं पर रह करके अपनी टीचिंग के माध्यम से, या अपनी समाज सेवा के माध्यम से, या किसान है तो खेती करके ही। तो ये क्या होता है, ये सक्रिय नहीं होते हैं, ये होते हैं पर्दे के पीछे से, सहयोगी भावना होती है ना, ये सहयोग का कार्य होता है। तो करें कि इनके साथ, लेकिन चूंकि सक्रिय भागीदारी वह ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी का जो है परिणाम ज्यादा तेजी से मिलता है। तो करें कि इनकी रचनाओं को, इनकी कविताओं को सुनकर के लोग सक्रिय रूप से शामिल हो गए। कहां पे? भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। तो ऐसे ढेर सारे कवि थे, लेकिन हम जिनके बारे में पढ़ रहे हैं श्री सुब्रमण्य भारती जी, वह केवल एक कवि ही नहीं थे, कवि थे, पत्रकार थे, लेखक थे, और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात थी जो आपको हमने बताया था, क्या थे? देशभक्त। बात हुई थी ना उस दिन, देशभक्त।
क्योंकि देशभक्ति के बिना ये सब गुण बेकार हो जाएंगे। क्योंकि जब आपके अंदर देशभक्ति रहेगी तभी आप देश के लिए अपने आप को समर्पित कर पाएंगे। या और हमने बताया था कि आज की स्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि हम जाकर के लड़ाई करें। देशभक्ति वही है अगर आप ये पूरा कर रहे हैं टाइम से, ठीक है ना, अपना कर्तव्य कर रहे हैं, जो भी हमारा कर्तव्य है वह कर्तव्य हम सही तरीके से कर रहे हैं, सही समय पर कर रहे हैं, तो हम देश भक्त है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मीन्स इस देश ने जिसने कि आपको वायु दिया है, प्राण वायु दिया है, जीवन दिया, अन्न, पानी, सूरज की रोशनी और समाज, जो कुछ भी आपको मिला है, इसका मतलब कहीं ना कहीं देश का कर्ज हमारे ऊपर है। और हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें अपनी पढ़ाई करना है ताकि अवसर आने पर इसी पढ़ाई के, इसी ज्ञान के माध्यम से हम देश की सेवा कर सकें। आप एक अधिकारी बन जाएंगे, एक डॉक्टर बन जाएंगे, एक इंजीनियर बन जाएंगे, एक नेता बन जाएंगे, कुछ नहीं बनेंगे तो एक सभ्य सिटीजन बन जाएंगे, अच्छे देश के नागरिक बन जाएंगे, तो भी आप देश की सेवा कर लेंगे, है ना। तो इससे हमारे अंदर बस कर्तव्य की भावना होनी चाहिए और देशभक्ति होनी चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमें करना क्या है, हम कुछ भी करेंगे, सब में हमारी यही दो भावनाएं हमको जो है आगे बढ़ाती रहेंगी। बेटा म्यूट करे रहिए आप लोग, है ना, जब बोलना होगा तब आप ऑन करिएगा, अदरवाइज इसमें प्रॉब्लम होगी। देखो अब मैं पढ़ रहा हूं, एक काम करो, स्पर्श स्पर्श, हेलो, यस सर। कौन बोल रहा है? सर अपूर्व। चलो अपूर्व, तुम बेटा बुक ओपन करे हो ना अपनी? बुक ओपन करे हो? चलो पेज नंबर 30 पे स्टार्ट करो पढ़ना, जरा रीडिंग करो। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, हम पूछेंगे बीच में क्वेश्चन बेटा। रीडिंग करो बेटा। भारत की विभिन्न भाषाओं नहीं बेटा, वहां से नहीं, नीचे पेज जहाँ से कहानी स्टार्ट हुई है। मैं पिताजी की लाडली बेटी हूँ। हाँ, मैं सबका नंबर आएगा। मैं पिताजी की लाडली बेटी थी। हाँ, यद्यपि हम दो बहनें थीं, फिर भी ज्यादातर मैं ही आखिर तक उनके साथ रही। बड़ी बहन अक्सर बुआ के पास रहती थी। पापा मुझे कड़ू प्यारी के नाम से पुकारते थे। मेरे जन्म के समय पिता स्टॉप, बस करो बेटा, गलत हो गया ना, यही होता था ना, गलती हो जाएगी तो आपका नंबर चला जाएगा। नेक्स्ट, यथार्थ पढ़ो। गलत मेरे जन्म के समय पिताजी महाकवि कालिदास की शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे थे, इसलिए मेरा नाम शकुंतला रखा। पिताजी अज्ञातवास में थे। वे पांडिचेरी बस करिए, गलत नहीं। नेक्स्ट, हर्ष यादव। प्रवास को ही अज्ञातवास कहा करते थे। हर्ष यथार्थ आपका गलत हो गया बेटा ना। वे पांडिचेरी प्रवास को ही अज्ञातवास कहा करते थे। माँ और मैं उनके साथ थी। मेरे दोनों मामा जी भी बड़े देशभक्त थे। पिताजी की बड़ी मदद करते थे। मुसीबत के वक्त माँ हमें लेकर मायके चली जाती थी। पिताजी बड़े स्वाभिमानी थे। दबकर रहना उनके लिए असह्य था। कोई कहते भारतीय बैरागी है। बैरागी कहाँ दिख रहा है? बैरागी ना बेटा, बैरागी है। गृहस्थ का ख्याल नहीं। आप रहने दीजिए। नेक्स्ट, देश होने क्या बेटा यहाँ पे? हाँ बोलो, देश, वहीं से कंटिन्यू करो आप। करो बेटा। अच्छा ओके,
रहने दो, मैं इतना कंप्लीट करा दूं, टाइम थोड़ा कम बचा हुआ है। और ध्यान रहे, क्लास में जैसे पढ़ाई होती थी बिल्कुल वैसे ही होगी, है ना। अगर आप में से किसी का भी कहीं गलती होगी तो वहीं पे आप ब्रेक हो जाएंगे, दूसरा स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। इसलिए रेडी रहो, जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है घर पे रिवीजन करते रहो, रीडिंग करते रहो अच्छे तरीके से। चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे जो कवि हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो है सुब्रमण्य भारती जी। जिन्होंने लिखा है वह सुब्रमण्य भारती जी की छोटी पुत्री हैं, इनका नाम है शकुंतला भारती। शकुंतला भारती। तो हमें ये शकुंतला भारती जी अपने बारे में बताती है कि मैं पिताजी की लाडली बेटी थी। अक्सर होता है ना कि जो बच्चे छोटे होते हैं उनको थोड़ा ज्यादा, ये नहीं मतलब कि दूसरों को प्यार नहीं करते हैं, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे थोड़ा सा लगाव अधिक हो जाता है माँ बाप को, है ना। तो इसीलिए अपने आप को करें कि मैं उनकी बड़ी लाडली थी। लाडली मतलब दुलारी थी, मतलब अधिक स्नेह करते थे। करी यद्यपि हम 2 बहनें थी, जबकि हम 2 बहनें थे फिर भी ज्यादातर आखिर तक उनके साथ यही रही। और स्वाभाविक भी है कि छोटी हैं तो, और बड़ी बहनों की शादी थोड़ी पहले हो गई होगी और ये छोटी थी तो ज्यादा दिन इनको रहने का अवसर भी मिला होगा। लेकिन इसके साथ साथ यही बताती हैं कि चूंकि जब बहन की शादी नहीं हुई थी तब भी वो अक्सर बुआ के पास रहती थी, इसी कारण इनको पिताजी के पास रहने का अवसर अपनी बहन से कहीं अधिक प्राप्त हुआ। करें इनको जो है, इनका नाम कणु था, जो तमिल भाषा है, तमिल भाषा में कणु का मतलब होता है प्यारी, है ना। तो करें कि पापा मुझे इसी नाम से बुलाते रहते थे। जब इनका जन्म हुआ था, किसका, शकुंतला भारती जी का, उस समय इनके पिताजी का नाम क्या है, महाकवि सुब्रमण्य भारती। उस समय सुब्रमण्य भारती जी शाकुंतलम एक रचना है, कालिदास को जानते हैं आप, 7th में पढ़ा है, कालिदास जी को पढ़ा है ना हम लोगों ने। कालिदास जी की एक रचना है शाकुंतलम, उसका पूरा नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। उस समय ये सुब्रमण्य भारती जी उन्हीं कालिदास जी की लिखी हुई रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे थे। यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, बेटा आवाज जा रही है ना सबको? यस सर। हाँ, यहाँ पे एक बात हम क्लियर कर दें। देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया गया है, अध्ययन, है ना। तो ये ध्यान रहे कि हमको एक स्टेज पर अध्ययन से ही ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। और अध्ययन 2 तरीके से होता है, एक किसी के साथ रह करके अध्ययन किया जाता है और एक स्व अध्ययन होता है। आप जब भी किसी कवि के बारे में पढ़ते हैं, किसी लेखक के बारे में पढ़ते हैं, तो ज्यादातर लोगों के बारे में आप यही जान पाते हैं कि उनके माता पिता का भी देहांत जल्दी हो जाता है, उनके पास विषम परिस्थितियां होती हैं, विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने तब भी कई भाषाओं का अध्ययन वो करते हैं। मतलब स्व अध्ययन कितना इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी कितनी जरूरी है। हम आपको जितना देर पढ़ाते हैं उससे कम उसका डबल टाइम आपको अपने तरफ से खुद से देना पड़ेगा किसी भी सब्जेक्ट में। बिना स्व अध्ययन के, बिना सेल्फ स्टडी के आप अपने आप को अच्छा नहीं बना सकते। और उसी से बेटा हम लोग केवल मार्गदर्शन करते हैं ना, उसी से आपकी जो नॉलेज है, आपका जो लेवल है, ज्ञान का भंडार है, वो उसी से बढ़ेगा। तो स्व अध्ययन हमें अधिक लाभदायक होता है। आगे देखिए, करें चूंकि उस समय जब इनकी पुत्री का जन्म हुआ था, भारती इनकी शकुंतला जी का, उस समय पिताजी शाकुंतलम रचना पढ़ रहे थे कालिदास जी की, और इसीलिए उन्होंने पिताजी ने अपनी पुत्री का नाम क्या रख दिया, शकुंतला। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग जो पेपर बनाएंगे, एमसीक्यू जैसे बताया गया था, तो उसमें इसी तरीके से क्वेश्चन बन जाएंगे कि सुब्रमण्य भारती जी ने अपनी पुत्री का नाम शकुंतला क्यों रखा, है ना। अब इसमें ऑप्शन दिए रहेंगे आपको आराम से, तो अब उसमें से ऑप्शन अब दे देंगे। अभी बता सकता कोई क्यों रखा था उन्होंने, बताओ भाई। हेलो, क्या सर? सुब्रमण्य भारती जी ने अपनी पुत्री का नाम शकुंतला क्यों रखा? सर क्योंकि वो जो शकुंतलम का वो महाकवि कालिदास की शकुंतलम उसका अध्ययन करते थे, इसलिए उनके नाम शकुंतला रख दिया। हाँ,
अभिज्ञान शाकुंतलम रचना पढ़ रहे थे, उसी से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी पुत्री का नाम शकुंतला रख दिया। अब जल्दी से 2 मिनट और बचा है, जितना पढ़ा था उतना क्लियर कर दें हम लोग। पिताजी अज्ञातवास में थे। अज्ञातवास का मतलब क्या होता है? अ का अर्थ नहीं, ज्ञात का अर्थ जानकारी, वास का मतलब निवास करना। जहां पर आपके निवास की जानकारी किसी को भी ना हो उसको बोलते हैं अज्ञातवास। यही होता है ना बेटा? अज्ञातवास का मतलब आपके निवास की, आपके रहने की जानकारी जहां पर किसी को भी ना हो। अब आगे करिए कि वे पांडिचेरी प्रवास को ही अज्ञातवास करते थे। जब वे पांडिचेरी में रहने के लिए चले जाते थे, पांडिचेरी ठीक है ना, जिसको अब पुडुचेरी जिसका नाम हो गया है, अब उसका नाम हो गया है पुडुचेरी। तो करें वो जो पांडिचेरी में प्रवास के लिए मतलब वहां रहने के लिए जाते थे, तो उसी को वो अज्ञातवास बोला करते थे। माँ और मैं उनके साथ थी। मैं मतलब शकुंतला भारती और इनकी माँ। मेरे दोनों मामा जी बड़े देशभक्त थे, पिताजी की बड़ी मदद करते थे। मुसीबत के वक्त माँ हमें लेकर मायके चली जाती थी। मुसीबत क्यों आएगी? मुसीबत ये होती है कि एक्चुअली होता क्या है ना, कि जब आप स्वतंत्रता संग्राम में उस समय शामिल होते थे, उस समय की जो सरकार थी वो अंग्रेजों की थी, है ना। तो ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश सरकार, हमको चूंकि सरकार से लड़ना पड़ता था, और जब सरकार के खिलाफ हम कोई काम करते हैं तो सरकार के पास ढेर सारी अथॉरिटीज होती हैं, ढेर सारे उसके पास उपाय होते हैं, रास्ते होते हैं, कानून उसके साथ होता है। तो वह अनेक प्रकार से हमें कष्ट देता है, हमें परेशान करता है, हम उसके खिलाफ लड़ाई छोड़ दें। इसी कारण वो कर रही हैं कि पिताजी चूंकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सक्रिय रूप से भागीदारी करते थे, इसलिए सरकार उनके खिलाफ कभी कभी ढेर सारी कठोर कार्रवाई करती थी, जिससे परिवार भी परेशान होता था। तो इनसे बचने के लिए, इन समस्याओं से तंग आकर उनकी माता जो है वह अपने बच्चों को लेकर अपने मायके अर्थात इनकी जो लेखिका है इनके मामा जी के यहाँ चले जाया करती थी। अब करिए कि चूंकि पिताजी का स्वभाव कैसा था, वह बड़े जो है स्वाभिमानी थे, है ना, और वे दबकर नहीं रहना चाहते थे। उनका जो स्वभाव था वह स्वच्छंद था, मतलब बिल्कुल अपने आप के मालिक, बिना किसी से दबे, बिना किसी की बर्दाश्त के रहते थे, क्योंकि किसी के अंडर प्रेशर में, किसी के दबाव में रहना उनके लिए असहनीय था। और इसीलिए उनके इस स्वभाव के बारे में कोई तो उन्हें ऐसा कहता था कि भारती जी बैरागी हैं। बैरागी का मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि परिवार के साथ न रहे, जिसका कोई परिवार न हो, होता है ना। यस सर। राग का अर्थ होता है प्रेम, बैर का अर्थ होता है अलग होना। सर कितना टाइम बचा? अभी है टाइम बेटा, 11 बजे तक चलेगी ना क्लास। हेलो, यस सर। हाँ अभी टाइम है, भले मुझे लगा था 10:40 तक है, 11 बजे तक चलेगी। अभी और पढ़ेंगे हम लोग। तो करें पिताजी के स्वाभिमान को देख करके, उनके स्वभाव को देख करके कोई लोग उनको बैरागी कहते थे। बैरागी का मतलब जो परिवार से अलग रहता हो, है ना, जिसका कोई परिवार ना हो। तो चूंकि इनका परिवार तो था, लेकिन स्वभाव ऐसा था कि वह परिवार, देखो माता पिता या कोई भी व्यक्ति संसार में कुछ न कुछ चीजों गलत कर बैठता है, जिसको जानता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन वो सब करना उसके लिए कभी कभी मजबूरी होती। क्यों? क्योंकि उसके साथ परिवार उसका है ना, उस परिवार के भरण पोषण के लिए, परिवार की सुख सुविधाओं के लिए, है ना, उस परिवार के लिए व्यक्ति कभी कभी तो जानबूझकर भी कुछ गलतियां करता है ना। होता है ना कभी कभी, मान लो पिताजी आपकी छुट्टी कर लिए, कहीं लेके जाना है आपको, लेकिन वो जो है इसको ऑफिस में कुछ और बता दिए, तो इस तरीके की चीजें भी होती हैं कि कहीं ना कहीं गलत तो है ये, है ना। तो कहने का मतलब कि लेकिन जो शकुंतला भारती जी हैं, इनके पिताजी बड़े स्वाभिमानी थे, और ऐसा लगता था कि परिवार के प्रति इनका कोई मोह नहीं है, इसीलिए इनके लिए बैरागी शब्द का यूज किया गया है ना। गृहस्थी का ख्याल नहीं करते। गृहस्थी का मतलब जो व्यक्ति परिवार के साथ रहता है उसको गृहस्थ बोलते हैं, और उसकी इस क्रिया को गृहस्थी बोलते हैं, है ना। जो लोग शादी विवाह करते हैं, जिनके बच्चे होते हैं, जो अपने पत्नी के साथ, अपने पुत्रों के परिवार के पुत्रों के साथ, माता पिता के साथ, मतलब परिवार के साथ, उनको गृहस्थ हो रहता है। तो करें कि लोग कहते थे इनके बारे में कि अपनी गृहस्थी का ख्याल नहीं करते, पत्नी और बच्चों के प्रति लापरवाह हैं। मतलब लापरवाह का मतलब जिम्मेदार न होना। तो कह रहे हैं कि लोग यही कहते थे कि अपनी पत्नी को, अपने पुत्रों को प्रति जो जिम्मेदारी है उसका पालन शायद ये नहीं करते हैं, ये तो स्वभाव से वैरागी हैं।
कर्म से नहीं, क्योंकि कर्म तो उन्होंने शादी की थी, उनके बच्चे थे, इसलिए कर्म से न होकर बल्कि स्वभाव से केवल बैरागी थी। चलिए आगे कौन पढ़ रहा था? हर्ष का हो गया था। देश पढ़ेंगे आप। देश, देश आवाज आ रही बेटा? अनम्यूट करो। हाँ पढ़ो बेटा। देश पढ़िए यहाँ से। कोई, हाँ, लेकिन यह सरासर झूठ है। यहाँ से आवाज नहीं आ रही आपकी? हेलो यस सर। बेटा पढ़ नहीं रहा है ये, कि आवाज नहीं आ रही उसकी? सर पूछ रहे कहाँ से पढ़ना है? बेटा बोल तो दिया मैंने, सेकंड पैराग्राफ में देखो, ये तो आपको मालूम होना चाहिए था ना। लेकिन फिर तो लेकिन ये सरासर झूठ है। हाँ उसके आगे लेकिन ये सरासर झूठ है, यहाँ से पढ़िए। पढ़ो बेटा, टाइम जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहा है ना, जल्दी करो। देश पढ़ो। उसकी वॉइस नहीं आ रही बेटा, है ना? पढ़ो देश। चलो यथार्थ, यथार्थ वर्मा आप पढ़िए। सर देश कह रहे हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं, हाँ, सर, यथार्थ आपकी वर्मा, आवाज आ रही है। यथार्थ वर्मा आप पढ़िए। यथार्थ वर्मा तो याद एंट्री करा था सुमन के नाम से। चलो कोई बात नहीं। हेलो यथार्थ तुम पढ़ो बेटा। यस सर। लेकिन यह सरासर झूठ है। यथार्थ यादव जल्दी पढ़ो। सांसारिक दृष्टि से लोगों की राय में वे बैरागी थे। नून तेल लकड़ी की समस्या पर सिर खपाने का उन्हें अवकाश ही कहा था। पैसे कमाने की कला में वे माहिर न थे। उनके निकट के आत्मीय मित्रों के अलावा उनके महत्व को समझने वाले, उनको प्रोत्साहित करने वाले, सहायता करने वाले कोई न था। सन 1908 में पिताजी पांडिचेरी आए और सन 1918 तक वहीं रहे। 10 साल की इस लंबी अवधि में उन्होंने क्या क्या कष्ट नहीं झेले। मानसिक और आर्थिक क्लेश से पीड़ित पिताजी के वे दिन अत्यंत दुखदायक रहे। मैं इस समस्या 7-8 साल की थी, फिर भी मेरी स्मृति पटल पर अंकित वे चित्र आज भी ताजे हैं। पिताजी का जन्म 11 दिसंबर 1882 में को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के एट्टापुरम नामक ग्राम में हुआ था। बालक का नाम रखा गया सुब्रमण्य। वे 5 वर्ष के थे कि उनकी मां चल बसी। वे अपनी नाना के लाड प्यार में पले। वे शारीरिक रूप से कमजोर और स्वभाव से संकोची थे। दादाजी चाहते थे कि उनकी बेटी अंग्रेजी पढ़ लिखकर अफसर बन जाए, लेकिन बेटी को स्कूली पढ़ाई में उतना दिलचस्पी नहीं थी। छुटपन से ही कविता के प्रति उनकी रुचि थी। वे अक्सर छोटी मोटी तुकबंदी करते, गीत लिखते और मित्रों को सुनाते थे। 7 वर्ष की उम्र में ही उनकी प्रतिभा पर विद्वान लोग चौकित रह जाते। 9वें साल में वे समस्या पूर्ति करने में समर्थ हो गए। 11वें वर्ष में उन्होंने भारती की उपाधि मिली। उस दिन से पिताजी कवि सुब्रमण्य भारती कहलाने लगे। बस करिए। यथार्थ। यस सर। हेलो, 12 गलतियां हुई हैं आपकी, 12 है ना? तो इस तरह के बताओ, ये बहुत कॉमन चीज है ना। हम बुक देख करके पढ़ते हैं तो भी गलती करते हैं, तो बिना देखे पढ़ेंगे तो कितनी गलतियां होंगी, है ना? ये क्या है, दिखाता है कि प्रैक्टिस नहीं हो रही है ना? और पढ़ते टाइम आप जो है कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। देखो अगर हमें लगता है ना तो हम अपने आप को थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं, है ना? अगर मान लो स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही तो आप वहां पे उंगली रख के साथ में चलिए, है ना? और ये भी नहीं कि मान लो कि गलती हो गई, अगर हम नहीं बोल रहे तो इसका मतलब कि हम इग्नोर कर रहे हैं, नहीं। इसीलिए आप लोगों के साथ जब क्लास में हम लोग पढ़ते तो ये होता था, जहाँ पे गलती होती तो वहां रुक जाते थे, ताकि कंपटीशन बढ़े आप में कि मेरी गलती नहीं होनी चाहिए, मैं सबसे ज्यादा पढ़ूंगा, है ना? नेक्स्ट टाइम से यही होगा आगे से,
अभी तो कम हो रहा था इसलिए मैंने छोड़ दिया। ठीक है बेटा, तभी तो कंपटीशन होगा, तभी तो आप एक दूसरे से बेटर पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी भारती जी अपने पिताजी के बारे में बताते हुए कहती हैं कि कि उनके स्वभाव के नाते लोग उनको क्या कहते थे कि ये बड़े लापरवाह हैं, बैरागी स्वभाव से हैं, अपनी पत्नी का, अपने परिवार का ख्याल नहीं रखते। लेकिन अब उनकी पुत्री की नजर से अगर देखा जाए तो शकुंतला भारती जी कहती हैं कि यह सरासर गलत है, सरासर झूठ है, बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि पिताजी ऐसे नहीं थे। हाँ, यदि सांसारिक दृष्टि से लोगों की राय में वे वैरागी थे, क्योंकि संसार की जो क्रियाकलाप है, संसार की जो जीवन जीने की प्रक्रिया है, उसके नजरिए से देखा जाए तो यदि लोग उन्हें वैरागी कहें, यदि लोग उन्हें परिवार से प्रेम न करने वाला कहें, परिवार के प्रति लगाव न रखने वाला कहें, तो भी इसकी बात नहीं। क्यों? क्योंकि नून तेल लकड़ी, मतलब घरेलू समस्याएं, इसको बोलते हैं घरेलू समस्याएं। ये घरेलू समस्याओं में सिर खपाने का उन्हें अवकाश कहाँ था, उनके पास इतना वक्त कहाँ था, जब व्यक्ति अपने स्वभाव से, अपने कार्य से, अपने कर्म से वो बहुत अधिक ऊपर बढ़ जाता है ना। क्योंकि वो तो देश के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे, देश के लिए एक धरोहर हो चुके थे, देश के लिए एक जो है बहुत कीमती हो चुके थे। इसलिए उनके पास उनका जो अधिकार क्षेत्र था, जो कर्म क्षेत्र था, वह शायद बहुत बड़ा हो गया था, है ना। परिवार से आगे निकल करके वह राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश का हो गया था। अब वह अपने परिवार के ही सदस्य नहीं थे, परिवार के प्रति ही जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि अब उनकी जिम्मेदारी पूरे देश के प्रति हो गई थी। इसीलिए अपने परिवार की घरेलू समस्याओं के बीच में रह करके उनको समाप्त करने, समस्याओं का हल करना, यह इसके लिए उनके पास अवकाश नहीं था। यहाँ पर एक बात हम आपको बता दें, देखो होता है ना, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं। अभी एक लड़का है, उसकी एज 21 ईयर्स की थी, है ना, मुझे उसका नाम अभी भी याद नहीं आ रहा है। तो उस बच्चे ने क्या किया, अपना 12th पास किया था, 12th पास कर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया उसने। उसके बाद उसको जो है साइंटिस्ट के लिए फ्रांस में बुलाया गया। लेकिन मोदी जी ने, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्वयं उसमें जो है एक्टिव होकर के आ गया और उस बच्चे को जो है 16 लाख रुपए की जो है पैकेज दे करके और 3 BHK उसको फ्लैट दे करके उसको DRDO में साइंटिस्ट के रूप में अपने स्पेशल पावर से उसको एंट्री दिलाई। क्यों ऐसा क्यों किया उन्होंने? उसके घर वाले, अब उसके बारे में उसके घर वाले का डिसीजन लेना उतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना देश का। क्यों? क्योंकि अब वह देश के लिए एक बहुत कीमती वस्तु बन गया है। अब उसके ऊपर उसके परिवार का उतना अधिकार नहीं है जितना देश का अधिकार हो गया। चाणक्य कहता है कि जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद वह जो है उस पर उसके माता से आगे बढ़ करके उसके राष्ट्र का अधिकार हो जाता है ना। तो इस तरीके से कहने का मतलब यह है कि वह अपने कर्म से स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट करके वह देश का, अपने हिंदुस्तान का, अपने भारत भूमि के एक सक्रिय भागीदार बन गए थे। इसलिए इनकी पुत्री की नजर में यदि वो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहे थे तो इस कारण उनको वैरागी कहना, उनको अपनी लापरवाह करना कि अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं पूरा कर रहे, यह गलत होगा। वास्तव में उनको इस नजर से देखा जाना चाहिए कि उनके पास इन छोटे कामों के लिए अवकाश नहीं था। कहा जाता है ना कि यदि देश के लिए हमारा हित प्रभावित हो तो हमें अपने हित को छोड़ देना चाहिए, हित को त्याग देना चाहिए। मतलब सबसे नीचे हम हैं, उसके बाद हमारा परिवार है, उसके बाद हमारा समाज है आसपास का, उसके बाद हमारा राज्य है, फिर हमारा देश है। तो हर एक बड़े के हित के लिए छोटे के हित का त्याग कर देना सर्वोच्च है। तो अगर देश के हित के लिए इन्होंने अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो वह जो है गलत नहीं था बल्कि सही था। ऐसी दृष्टि इनकी पुत्री की है। और वे कहते, और उनका एक बात और उनका कहना है कि पैसे कमाने की कला में वे माहिर न थे। देखो दो तरीका होता है, कुछ लोग होते हैं जिनके जीवन का उद्देश्य केवल पैसा कमाना होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन का उद्देश्य होता है कि पैसा तो कमाया जाए परंतु सम्मान के साथ, है ना, बिना गलत किए। ये मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, मध्यम
कोटि के मध्यम स्तर में आते हैं, मध्यम पंक्ति में इनकी गणना की जाती है। और तीसरे लोग वे होते हैं जो कि केवल और केवल सम्मान के लिए, केवल और केवल देश के लिए, केवल अपने नाम के लिए कार्य करते हैं, वो उत्तम कोटि के होते हैं। तो ये करे इनके पिताजी जो थे वो पैसे कमाने की कला माहिर नहीं थे, वो उनके अंदर देशभक्ति था, वो अपने सम्मान के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए ही अपना जीवन समझते थे। इसलिए उनके निकट के आत्मीय मित्रों के अलावा उनके महत्व को समझने वाला दूसरा शायद कोई नहीं है। उनको प्रोत्साहित करने वाला, उनको सहायता करने वाला कोई नहीं था, बल्कि उल्टे लोग जो है उनके बारे में छींटाकशी करते थे, उनके बारे में बुरा भला कहते थे, है ना। और ये एक कहानी बताती है, एक किस्सा बताती है कि 1908 का वक्त था, 1908 का समय था। पिताजी पांडिचेरी आए और सन 1918 तक वहां रहे। मतलब कितने टोटल 10 साल तक वहां रहे पांडिचेरी में। और इतनी लंबी अवधि में उन्होंने क्या क्या कष्ट नहीं सहा, अर्थात वे वहां पर बड़े कष्टदायक जीवन वहां पर बिता पा रहे थे। और वहां पर रहते हुए मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से उनके पिताजी अत्यंत टूट गए, क्योंकि वो जो उनको पीड़ा दी गई थी, वहां पर जो कष्ट हो रहा था, आर्थिक तो था ही, चूंकि जब आप देश के लिए कार्य करते हैं, आपके पास संसाधन नहीं रहते हैं, इनकम नहीं होती है, पैसा नहीं रहती है, तो फिर आप जो है उस समय देखो, आर्थिक जो होता है ना बेटा, ढेर सारी सुविधाएं आपको पैसे के जरिए मिलती हैं, लेकिन जब व्यक्ति अपना जो है कर्म ऊंचा कर लेता है, आवाज नहीं बेटा, उसको म्यूट करे रहो, आवाज अपना साउंड म्यूट कर रही है आप लोग, तो करें। तो इस तरीके से जब वहां पर, चूंकि देशभक्ति के कारण, देश के लिए सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते उनको मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से परेशान किया जाता था। और उस समय की यह बात बताती है कि उस समय जो लेखिका है, इनकी आयु महज 7 से 8 साल की थी, फिर भी इन्हें वो सब घटनाएं कहीं ना कहीं दिमाग पर किसी न किसी कोने में, इनकी स्मृतियों में आज भी ताजा है। स्मृति पटल पर, इनके मानसिक पटल पर, इनकी यादों की दीवारों पर मानो वह आज भी अंकित हैं, वह आज भी चित्रित हैं, और उन्हें ये आज भी मानो बिल्कुल ताजा मानती हैं कि जो इनको अपनी आंखों के सामने घटित होता हुआ दिखता है। ये कहती हैं कि इनके पिताजी का जन्म 11 दिसंबर 1882, मतलब 11 दिसंबर 1882 ईस्वी को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली, तमिलनाडु राज्य के एक जिला है तिरुनेलवेली, है ना। उस जिले में एक छोटा सा गांव है एट्टयपुरम, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और कहा कि जब इनका जन्म हुआ था तो चूंकि इनके पिताजी उसमें बालक थे, इसलिए उस बालक को, अपने पिताजी को बता रही कि बालक का नाम रखा गया सुब्रमण्य। जब वे 5 वर्ष के थे तभी उनकी माँ का देहांत हो गया। हमने अभी पहले आपको बताया था कि अक्सर जो है लोग आगे बढ़ते हैं स्व अध्ययन से, और ढेर सारे ऐसे महान लोग जिनके बारे में हम पढ़ते लिखते हैं, अक्सर ऐसे लोगों के साथ इस प्रकार की जो है प्राकृतिक या दैवी घटना कह सकते हैं, ये आपदाएं घटित हो चुकी होती हैं। किसी की माता नहीं होती हैं, किसी के पिता नहीं होते हैं, किसी के दोनों नहीं होते हैं, और यदि दोनों रहते हैं तो घर में जो आर्थिक तंगी इतनी अधिक होती है कि, मतलब कहने का मतलब है कि परिस्थितियां विपरीत होती हैं। तो देखो, हम सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमारे साथ परिस्थितियां विपरीत हैं तो ये हम क्यों न माने कि ईश्वर हमें जो है अभी से इतना कष्ट दे करके हमको आने वाले जीवन में अपने आप को लड़ करके जीत के लिए मजबूत बना रहा है ना। यही तो मान सकते हैं भाई। टीचर आपको जो है ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, क्लास में ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, आपको डांटता रहता है, पढ़ते नहीं है, इसलिए क्योंकि एग्जाम में आपके मार्क्स अच्छे आए। तो उस समय तो आपको लगता है, आप उस समय लग सकता है कि हम ही को बार बार पूछते हैं, हम ही से बार बार खड़ा कर देते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं, उस समय जब आपको तैयार किया जाता है आगे आने वाले समय के लिए, और उस समय डेली पूछते पूछते आपको चीजें याद हो जाती हैं, रिवाइज हो जाती हैं, तो फिर जब आप एग्जाम आता है, तब एग्जाम में जब उसको आप कर पाते हैं, तब देखो उसका परिणाम कितना सुखद आता है। जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन आपको सब कुछ भूल चुका होता है। जिस टीचर से आप नाराज रहते हैं कि हमें बार बार हमसे पूछते हैं,
ऐसा लगता है कि इंसल्ट करते हैं, उस दिन उसके में अच्छे मार्क्स लेकर के आप उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं कि सर ने हमारे साथ या मैम ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया। तो कहने का मतलब है हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके हम अपने आप को ऊर्जान्वित कर लेते हैं। तो ये करिए उस बालक का नाम सुब्रमण्य रखा गया था। 5 वर्ष में ही माता का देहांत हो गया। वे अपने नाना के दुलार में पले। बेटा बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, आप लोग क्या करेंगे मैं पहले बता दूं होमवर्क आपको कि इस पूरी कहानी को आप पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद हम कल आपसे बीच बीच में पहले 5 मिनट क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद फिर आगे हम पढ़ाएंगे। इसलिए इस पूरी कहानी को रीड करके आएंगे आप, और कल की रीडिंग में किसी की गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब जब तक क्लास, हाँ अभी 2 4 5 मिनट में हम इसको खत्म कर देंगे, जहाँ तक पढ़ाएंगे फिर खत्म कर देंगे। हाँ तो टाइम ओवर हो गया, बस 2 मिनट और ले लें, अभी तो 10 मिनट बाद क्लास होगी ना बेटा, 2 मिनट में कंप्लीट कर ले इसको। करें कि उन्हों की, अच्छा ये होता है ना कि अक्सर जो है माता पिता से अधिक हमको दादा दादी और नाना नानी का स्नेह मिलता है ना। तो करें कि इनके नाना जो है, और चूंकि जब माँ चल बसी तो नाना नानी का स्नेह थोड़ा सा और अधिक बढ़ गया, इसलिए ये बहुत अधिक दुलार में, अपने नाना नानी के दुलार में इनका पालन पोषण हुआ। शारीरिक रूप से तो ये बहुत कमजोर थे और स्वभाव से बड़े संकोची थे, संकोच करते थे। इनके दादा चाहते थे कि उनका बेटा अंग्रेजी पढ़ लिख करके अफसर बन जाए, है ना। ये सामाजिक सोच है, सामाजिक सोच यही है कि अंग्रेजी पढ़ करके ही अफसर बना जा सकता है ना। चीन आज दुनिया में अमेरिका से भी ताकतवर बनने को दिखा रहा है, जबकि वह केवल अंग्रेजी नहीं पढ़ता, चाइनीज पढ़ता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अंग्रेजी पढ़ना गलत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बिना अपनी मत ऐसा अपने आप में इस प्रकार की भावना रख देना कि अंग्रेजी के माध्यम से हम सफल होंगे, ये गलत है। अंग्रेजी हमें आनी चाहिए, अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी के साथ साथ हमें अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज सब कुछ आना चाहिए। लेकिन कहने का मतलब कि अपनी भाषा के प्रति लगाव उतना ही रखना चाहिए। आप ढेर सारी अंग्रेजी भाषा सीख करके आएंगे और अपनी भाषा में लोगों तक उस ज्ञान को फैलाएंगे तो ढेर सारे लोग लाभान्वित होंगे, है ना। लेकिन समाज की यह सोच कि केवल अंग्रेजी भाषा से आगे बढ़ सकता है, ये गलत है। तो करें, लेकिन ये तो उनके नाना जी की इच्छा थी, लेकिन बेटे को स्कूली पढ़ाई में उतनी दिलचस्पी नहीं थी। ये स्कूल की पढ़ाई में उतना अपना मन नहीं लगा पाते थे, लेकिन स्व अध्ययन करते थे। और स्व अध्ययन मतलब होता है ना, किसी किसी को कहानी पढ़ने का शौक है, किसी को नाटक करने का शौक है, किसी को अलग सब्जेक्ट पढ़ने का शौक है, तो उसी को पढ़ते रहते हैं पूरे दिन। करे छोटपन से कविता के प्रति उनकी रुचि थी, कविता लिखते थे, और लिखने के प्रति, पढ़ने के प्रति रुचि होगी तभी तो लिखने का भाव आएगा। वे अक्सर छोटी मोटी तुकबंदी करते। तुकबंदी क्या होती है? जैसे पोएम की लाइन का अंत जो है एक ही जैसे होता है ना, उन्हीं अक्षरों से गीत लिखते और मित्रों को सुनाते। फिर सुनने वाला कौन होगा, इसलिए अपने साथ के जो दोस्त मित्र थे उन्हीं को सुनाते थे। 7 वर्ष की उम्र में ही उनकी प्रतिभा पर विद्वान लोग चकित वर्ष में ही लोग समझते थे कि ये लड़का निश्चित रूप से कुछ अच्छा करने वाला है। करें 9वें साल में वे समस्या पूर्ति करने में समर्थ हो गए। 11वें वर्ष में उन्हें भारती की उपाधि मिली। उपाधि मतलब सम्मान, इनको भारती नाम से सम्मानित किया गया। उस दिन से पिताजी कवि सुब्रमण्य भारती कहलाने लगे। 11 वर्ष में उनकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर के उन्हें भारती नाम का सम्मान दिया गया। तभी से वो अपने नाम के साथ भारती लगाने लगे और उनका नाम सुब्रमण्य भारती हो गया। इस प्रकार से ये कहानी अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ी है सुब्रमण्य भारती जी की, अब यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं बेटा, है ना। और आप लोग जो हमने पढ़ाया है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरी कहानी रिवाइज कर लेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसमें से हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। और एक बार फिर से इम्पोर्टेंट बात आपको याद दिलाऊं कि भैया सभी लोग अपना हॉलीडे होमवर्क जो है अगर उसको भेज देंगे, मैं आज तक भेज देना था, कल तक ही आपको, आज के बाद 2 दिन का और हिंदी का टाइम है। हाँ कुछ जो भेजा हुआ है मैं लिस्ट डाल दूंगा, जितने लोगों ने भेजे ना, मेरी और सचित की। हाँ तो लोगों का तो बहुत पहले आ गया था, और जिन लोगों का नहीं आया है मार्क्स इंटरनल आपको नहीं मिलेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम लोगों को प्रिंसिपल मैम को भेजना था सैटरडे तक ही, अब इसके लिए हम लोग को जवाब देना पड़ेगा। तो आप लोग उसको जल्दी जल्दी 2 दिन का टाइम भेज दो, अदरवाइज हम इंटरनल मार्क्स चढ़ा देंगे, ठीक है ना। ठीक है बेटा, फिर इसको आप रिवाइज करके आइए। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय। Yes, sir.